हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विकर्ण तथा द्रव की जड़ प्रकृति का लेक्चर नंबर 13। तो अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं या फिर इस लेक्चर की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है या पिछलों की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, तो वो पढ़ते जाइए, उसको साथ कंप्लीट करते जाइए, क्योंकि अगर अभी नहीं करेंगे तो बाद में बहुत बर्डन हो जाएगा। तो बाद में जो है सबको इकट्ठा पढ़ना और थोड़ा आपके लिए भी टफ पड़ेगा। तो मेरे साथ एनसीईआरटी कंप्लीट करते जाइए, तो एंड तक आपकी सारी की सारी एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे साथ एनसीईआरटी प्लीज कंप्लीट करते चलिए, बैकलॉग मत रखिए। और इस लेक्चर को भी आप पहले से, मैंने आपसे बोला था कि आपको पढ़ के आना है, तो आशा है कि आप लोग पढ़ के आए होंगे पहले से, क्योंकि मैंने बोला अगर आप पहले से पढ़ के आओगे तो आपको और आसानी रहेगी लेक्चर को समझने में। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोशिश कीजिए कि भी पढ़ के आ जाओ, फिर लेक्चर देख लो। बाकी लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्रकाश की कणीय प्रकृति, फोटोन के बारे में। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव ने इस विलक्षण तथ्य को प्रमाणित किया कि प्रकाश किसी द्रव के साथ अन्योन्य क्रिया में इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे कि यह क्वांटा अथवा ऊर्जा के पैकेट जिनमें प्रत्येक की ऊर्जा h गुणा v है का बना हो। अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि न्यूटन ने जो है अपनी थ्योरी दी थी, इसमें उन्होंने बताया था कि जो है जो भी ऊर्जा, मतलब जो भी प्रकाश जो है पट्टिका पर पड़ रहा है, वो प्रकाश जो है उसमें जो है ऊर्जा के पैकेट्स हैं। मतलब उनमें कुछ पैकेट्स हैं जो ऊर्जा के, उन्होंने ऊर्जा का पैकेट्स नाम दिया। तो उन्होंने बताया कि उसमें कुछ ऊर्जा के पैकेट्स हैं जिनको उन्होंने क्वांटा नाम दिया। तो उन्होंने कहा कि उसमें कुछ ऊर्जा के पैकेट्स हैं जो क्वांटा, जिन्होंने उसको नाम दिया। उन्होंने कहा कि उसमें जो है प्रत्येक क्वांटा में कुछ ऊर्जा है, जो ऊर्जा है एच गुणे वी। इसमें v क्या है? v है आवृत्ति। तो v है आवृत्ति और h कोई एक कांस्टेंट है जो जिसकी वैल्यू उन्होंने बताई थी 6.6 × 10⁻34। तो इसकी h की वैल्यू जो है वो फिक्स है और v जो है अपनी आवृत्ति है। तो उन्होंने बताया था कि जो है जो प्रकाश जो आ रहा है उसमें क्वांटा से वो प्रकाश बना हुआ है। क्वांटा जो है वो ऊर्जा के पैकेट है और प्रत्येक क्वांटा में h गुणे v जो है उसमें ऊर्जा है। तो समझ में आया आपको? यही ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रॉनों को देते हैं और इसी ऊर्जा के साथ इलेक्ट्रॉन जो है लेकर, और जो है अगर ये यही ऊर्जा अगर इलेक्ट्रॉनों का लेते हैं और अगर यह कार्यफलन से ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन जो है पट्टिका से बाहर आ जाता है। समझ में आया आपको ये? चलिए, प्रकाश ऊर्जा के क्वांटम को किसी कण से संबद्ध किया जा सकता है। आइंस्टाइन ने प्रकाश क्वांटम को संवेग h गुणे v बटा c, इसमें v जो है वो अपना आवृत्ति है और c जो है वो अपनी प्रकाश की स्पीड, जिसको बोलते हैं स्पीड है। हाँ, तो हम कहा सी जो है वो प्रकाश की गति है और उसका महत्वपूर्ण परिणाम उन्होंने प्राप्त किया। और संवेग जो है उसको इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो संवेग है उसका, क्वांटम का जो संवेग है वो एच गुणे वी भाग सी है। तो ऊर्जा के साथ साथ संवेग का निश्चित मान प्रकाश क्वांटम को कण से संबद्ध किया जा सकता है और बाद में इस कण को फोटोन कहा गया। तो जैसे कि मैंने यही कण जो है उन्होंने बताया, उसको बाद में फोटोन का नाम दिया गया। तो 1924 में ए एच कॉम्पटन द्वारा एक्स किरणों के प्रकीर्णन के प्रयोग से प्रकाश के कणों के व्यवहार को पुनः पुष्टि की गई। तो उन्होंने उन्होंने जब जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसके जो प्रकाश के कणों के व्यवहार है उसकी जो है पुनः पुष्टि की गई थी। 1921 में आइंस्टाइन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया और क्योंकि उन्होंने सैद्धांतिक भौतिकी में योगदान तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव के अपने कार्य किए। 1923 में मिलिकन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया क्योंकि उन्होंने विद्युत के मूल आवेश तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य किया। तो ये जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसको नोबेल प्राइज मिला, किसको नहीं मिला। तो ये जस्ट हम आपको नॉलेज के लिए बता रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट जो है वो सेकंड पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें संवेग जो है एच एच वी बटा सी था और दूसरा ये थर्ड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट, पहले 3 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। बाकी 3 जो है चाहे आप इसको स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। बाकी पहले 3 जो है पढ़ना आपको। हम वैद्युत चुंबकीय विकिरण के फोटोन चित्रण का सारांश निम्न अनुसार दे सकते हैं। विकिरण के द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया में विकिरण इस प्रकार व्यवहार करता है मानो यह ऐसे कणों से बना हो जिन्हें फोटोन कहते हैं, जिसे न्यूटन ने बताया था। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा जो है वो एच गुणे वी होती है और संवेग, जिसको इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं, वो एच गुणे वी बटा सी होती है, जिसमें वी जो है अपना आवृत्ति है और सी जो है प्रकाश की गति है। और तथा चाल सी होती है, चाल जो है गति या चाल जो है सी होती है प्रकाश की, जहाँ सी प्रकाश की चाल है, देखिए उसमें भी लिखा हुआ है। चलिए, तो एक निश्चित आवृत्ति v
तो तरंग दैर्घ्य लैम्डा, तरंग दैर्घ्य मतलब इंग्लिश में इसको वेवलेंथ कहते हैं। तो एक निश्चित आवृत्ति v अथवा तरंग दैर्घ्य लैम्डा के सभी फोटोनों की ऊर्जा जो है E इज इक्वल टू एच गुणा वी इज इक्वल टू एच सी बटा लैम्डा, और संवेग p बराबर एच वी बटा सी इज इक्वल टू एच बटा लैम्डा एक समान होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। तो मैं आपको पेन पेन से बता देता हूँ। रुकिए, यहाँ पे एक बार आप ये चीज लिख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है। हाँ, तो ये थोड़ा पेन से लिखने में मुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। हाँ, थोड़ी दिक्कत हुई है, लेकिन आपके लिए मैंने लिख दिया। ये जो है, हाँ, तो देखिए, इसको जो है आप नोट कर लीजिएगा, या बुक में यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वहां पर फॉर्मूला लिख दीजिएगा। मैं एक बार बता देता हूँ, ये 1 अपॉन तरंग दैर्घ्य, अब एक भाग तरंग दैर्घ्य बराबर v भाग c। समझ गया? ये जो है होता है, फॉर्मूला ही होता है। तो ये फॉर्मूला को जो है अप्लाई किया गया है यहाँ पर, जो है v की जगह पीछे रखा हूँ, okay। हाँ, हाँ, मैंने हटा दिया सब कुछ। ओके, सो हाँ, तो ये जो v है, इसकी वैल्यू जो है ये है c बटा तरंग दैर्घ्य। समझ गए आप? ठीक है। अगर नहीं समझे तो वीडियो पीछे करके आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे समझ में आपको आ ही गया होगा। चलिए, तो यहाँ पे भी सेम किया गया है, जो p लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो यहाँ पे भी v की जगह जस्ट c बटा लेमडा, मतलब v बटा c की जगह बस एक भाग लेमडा लिखा गया है। एक समान होते हैं। विकिरण की तीव्रता चाहे जो भी हो, विकिरण की तीव्रता से फर्क नहीं पड़ता। किसी दी गई तरंग दैर्घ्य के प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर केवल किसी दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाले प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या ही बढ़ती है। सभी फोटोनों की ऊर्जा एक समान होती है। अंततः फोटोन की ऊर्जा विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको आपको समझना उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है पॉइंट नया है आपके लिए थोड़ा। तो किसी दिए गए तरंग दैर्घ्य के प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर केवल किसी दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाले प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या बढ़ती है। सभी फोटोन की ऊर्जा एक समान होती है। अंततः फोटोन की ऊर्जा विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। इस बात को आप याद रखिए। चलिए, फोटोन विद्युत, ये मैं पिछली वाली स्लाइड साफ कर देता हूँ थोड़ी। ओके, तो फोटोन विद्युत उदासीन होते हैं और विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के द्वारा विक्षेपित होते नहीं होते, विक्षेपित नहीं होते हैं। ये बात याद रखिएगा। फोटोन कण संघटक में कुल ऊर्जा तथा कुल संवेग संरक्षित रहते हैं। तथापि किसी संघ में फोटोनों की संख्या भी संरक्षित नहीं रह सकती है। फोटोन अवशोषित हो सकता है, अथवा एक नया फोटोन सर्जित हो सकता है। तो ये बात भी आप उसको याद रखिएगा। और इन दोनों पॉइंट को मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जब भी फोटोन कण संघटित होता है, मतलब फोटोन किसी पार्टिकल या किसी भी वस्तु धातु से टकराता है, मतलब छोटे से पार्टिकल से, जैसे कि फोटोन इलेक्ट्रॉन का जो है संघटक होता है, तो उस समय जो है तो कुल ऊर्जा तथा कुल संवेग संरक्षित रहते हैं। मतलब कि संवेग जो है मोमेंटम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, संरक्षित रहते हैं। ऊर्जा भी जो है, एनर्जी भी जो है वो कंजर्व रहती है, इसको इंग्लिश में कंजर्व कहते हैं, जिसमें संरक्षित रहती है। तथा भी किसी संघ में फोटोनों की संख्या भी संरक्षित नहीं रह सकती। हो सकता है कि फोटोन की संख्या बदल जाए, लेकिन जो है अपना संवेग और जो है ऊर्जा वो संरक्षित रहती है। फोटोन अवशोषित हो सकता है, अथवा एक नया फोटोन सर्जित हो सकता है। मतलब एक नया फोटोन बन भी सकता है, और एक फोटोन जो है अवशोषित भी हो सकता है, लेकिन ऊर्जा और संवेग केवल संरक्षित रहेंगे। बाकी हो सकता है कि फोटोन की संख्या जो है वो बदल जाए, एक नया फोटोन बन जाए, या एक जो है वो अपना अवशोषित हो जाए। तो आज हमने क्या पढ़ा? तो आज हमने पढ़ा प्रकाश की कणीय प्रकृति के बारे में।
तो जिसको ऑन फोटोन भी कहते हैं, तो आज हम उसके बारे में पढ़ा। और कलम जो है पढ़ेंगे उदाहरण 11.1 और 11.2। तो उसके लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो है फॉर्मूला जो है पढ़ के आए। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर किसी भी न्यूमेरिकल को जो है या उदाहरण को जब हम सॉल्व करेंगे, तो अगर आपको फॉर्मूला पता होंगे तो आप पहले से उसको सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला वगैरह नहीं पता होंगे, तो आपको जो है क्वेश्चन देखकर भी ऐसा लगेगा कि यार ये कैसे कर दिया। अगर आपको फॉर्मूला पता होंगे तो अपने सरलता से आप खुद उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे मेरे करने से पहले। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप भी, और देखिए एग्जाम में मैं तो करने वाला हूँ नहीं आपके सवाल, पेपर आपको मिलना है, सवाल आपको सॉल्व करना है। तो फॉर्मूले जो है आपको ही याद करने पड़ेंगे अच्छे से। तो आप देखो फॉर्मूले को रटने नहीं है, मैंने आपको एक एक फॉर्मूला जो है समझाया है। और ग्राफ मैंने आपको एक एक समझाया, तो ग्राफ सारे आप ड्रॉ करके देखिए, अपनी कॉपी अब बनाकर देखिए चित्रों को, सारे ग्राफ को जो अपनी कॉपी और हाथ से बनाइए कॉपीज पर। और आपकी मेहनत जो है बिल्कुल सफल होगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं मेहनत करूंगा एग्जाम में आया ना आए, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आएगा तो आप कर ले जाओगे। और ऐसा नहीं होगा कि अगर आया हो आप नहीं कर पाए, अगर आपने मेहनत करी होगी तो। दूसरी बात, फॉर्मूला सारे आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है पिछले लेक्चर्स में बहुत लेक्चर हो चुके हैं, अब 10-11 लेक्चर हो चुके हैं, 12 लेक्चर हो चुके हैं। तो आप सारे फॉर्मूले पढ़ के आइएगा, क्योंकि फॉर्मूले पढ़ के बहुत जो हो सकता है कुछ फॉर्मूले आप भूल गए हो जो हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताए थे। तो सारे फॉर्मूले जो है आप पढ़ कर आने हैं, क्योंकि फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको कोशिश करनी है कि मेरे उदाहरण सॉल्व करने से पहले आप कर लें, आप उसको सॉल्व कर लें। जिससे क्या होगा कि आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और आप जो है फिर आप समझ लीजिए, अगर आपने मेरे करने से पहले अगर आपने कर दिया तो बस आप जो है आप बिल्कुल सही जा रहे हो, और आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल सही है, और आप बिल्कुल सही तरीके से पढ़ रहे होगे। तो आपको जो कुछ नहीं, एनसीईआरटी में जितने भी फॉर्मूले दिए सब पढ़ के आइएगा। एनसीईआरटी की अच्छे से रीडिंग लगा के आइएगा। अगर आप अच्छे से रीडिंग लगा के आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप साधारण आराम से जो है अपन हल कर पाएंगे आप सवाल को। तो एनसीईआरटी की पूरी रीडिंग लगा के आइएगा, फॉर्मूला सारे पढ़ के आइएगा, ग्राफ्स भी सारे देख के आइएगा। बाकी समाप्त करते हैं आज का लेक्चर। धन्यवाद। बाकी मैंने आपसे बोला सारी एनसीईआरटी पढ़ के आइएगा, फॉर्मूला रिवाइज करके आइएगा, सारे चित्र देख के आइएगा, और जो है ग्राफ्स भी पढ़ कर आइएगा। और उदाहरण जो है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।